Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये हमने किया था। और एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हमने हमारे जो प्रीवियस टॉपिक हम चल रहे थे आयन के बारे में हमने समझा था आयन क्या होते हैं, है ना। और आज हमें क्या करना बच्चों, रासायनिक सूत्र के बारे में समझना है। उससे पहले लेकिन हम कुछ जो आयन्स है उनके बारे में जानेंगे क्योंकि रासायनिक सूत्र में आयन्स का काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको देखते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और एटम एंड मॉलिक्यूल में हम आयन की बात कर रहे थे, ठीक है, आयन। और आयन हमने बोला था कि आयन्स होते क्या आपके, जो आयन्स होते हैं, ठीक है ना। हमने कहा था कि आयन आपके क्या होते हैं, आयन्स आपके धातु एवं अधातु युक्त यौगिक अवेशित कणों से बने होते हैं, ठीक है ना। उन अवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जो धातु है यानी मेटल है और नॉन मेटल है, वो किससे मिलके बने हुए, धातु नॉन मेटल और नॉन मेटल किससे मिलके बने हुए होते हैं, अवेशित कण से। यानी उनमें उनमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन अवेशित कण को हमने आयन कहा था। तो आयन एक अवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन क्या है, आवेशित परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। और जो हमने बात की थी कि अगर जो ऋण आवेश हो या धन आवेश होगा उसको हमने क्या बोला कि आयन में दो चीजें होती है। आयन ना दो चीज से मिलकर बना है, एक किससे, कैटायन से मिलकर बना हुआ है, कैटायन से यानी धन आवेश वाला हो, और ऋण आवेश वाला हो तो एनायन से मिलकर बना है ना। एनायन मीन्स जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो एनायन होगा। और पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन होगा। ये मैंने आपको बताया था। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमने बात की थी NaCl की, हमने बात की थी Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो Na प्लस यहाँ पे क्या है, Na प्लस आपका कैटायन है और Na माइनस क्या है, आप Cl माइनस क्या है, एनायन है। तो Na प्लस इज कॉल्ड कैटायन यानी धन आवेशित, और Cl नेगेटिव इज कॉल्ड एनायन यानी ऋण आवेशित, है ना। ये बात हमने की थी पिछले लेक्चर में, हमने समझा था कैटायन एनायन के बारे में, ठीक है ना। अब कैटायन एनायन के बारे में समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास आयन है उनके बारे में हमें जानना है कि महत्वपूर्ण आयन क्या होते हैं। हम अलग अलग करके बात करेंगे। हम आयन, मैं आपको आयन का नाम बताऊंगा, उनकी संयोजकता की बात करेंगे, है ना। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता अभी हम आगे जाके, हमारे पास एक टॉपिक है संयोजकता, उसे पढ़ेंगे, वैलेंसी कहते हैं जिसको। पर ये आप समझ लीजिए संयोजकता के बारे में यानी वैलेंसी के बारे में, ठीक है ना। संयोजकता को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी, है ना, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी यानी संयोजकता। आयन का नाम, नेम ऑफ द आयन, आयन का नाम, ठीक है। और संकेत, है ना, उसको दिखता कैसे है वो। जब आप रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो दिखना चाहिए ना कि वो दिखता कैसे है, उस चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो संयोजकता, सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी संयोजकता क्या हो, एक हो, जिनकी संयोजकता एक हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। संयोजकता आप
इसको मैं अगले पार्ट में कराऊंगा जब आगे संयोजकता आएगी। अभी आप समझ लीजिए, अगर संयोजकता हम एक लेते हैं, एक वाले, तो सबसे पहले हमारे पास आयन का नाम जैसे सोडियम, सोडियम है ना। तो सोडियम को दिखाते हैं बच्चों हम Na। आपने पीछे संकेत देखे, सिंबल देखे, तो सोडियम को Na से लिखते हैं हम, कैपिटल N स्मॉल a। और संयोजकता इसकी एक है तो इसके ऊपर प्लस आता है। क्या आता है? प्लस, है ना। प्लस इंडिकेट, इसके ऊपर प्लस इंडिकेट मतलब प्लस है, एक आयन है इसका, प्लस मतलब एक संयोजकता हो गई, है ना। इसी तरीके से हमारे पास पोटेशियम हो गया, जैसे कि पोटेशियम, है ना। तो पोटेशियम का जो सिंबल है वो कैपिटल K से डिनोट करते हैं, और इसकी भी संयोजकता एक होती है तो इसके ऊपर भी प्लस आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास है सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या है? कैपिटल A स्मॉल g। इसकी भी संयोजकता एक है तो प्लस आ जाता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। फिर हमारे पास है कॉपर, ठीक है ना। कॉपर है हमारे पास, और एक कैसा कॉपर है? कॉपर भी हमारे पास अलग है, जिसकी एक संयोजकता होती है, दो वाली भी होती है, तो एक वाला एक संयोजकता वाला है। तो कॉपर को हम लिखते हैं Cu, कैपिटल C स्मॉल u। कॉपर को कैसे लिखते हैं बच्चों? कैपिटल C स्मॉल u, और इसके ऊपर क्या आता है? प्लस आ जाता है ना। कॉपर के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, Cu प्लस आ जाता है। तो ये एक वाले जो हैं उनकी संयोजकता है। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं एक वाले, है ना। ये आपने मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, सबकी संयोजकता एक है तो इनके ऊपर प्लस आया, ठीक है ना। औरों की बात करते हैं एक संयोजकता वालों की, इतने मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए औरों की बात करेंगे, जैसे कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H से, एक संयोजकता वाला है प्लस, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है हाइड्राइड, उसके बाद हमारे पास बच्चों हाइड्राइड, ठीक है ना। हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है ना। हाइड्राइड भी को क्या लिखते हैं? H से लिखते हैं, और इसके ऊपर आता है बच्चों माइनस। क्या आता है? इसकी भी संयोजकता एक है, इसकी भी एक संयोजकता होती है, इसको हम माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या दर्शाते हैं? माइनस से। फिर हमारे पास है क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या होता है बच्चों? Cl। क्या होता है? Cl, और इसको भी हम माइनस से दर्शाते हैं। क्लोराइड Cl को भी हम क्या करते हैं? माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये भी, इसकी भी एक संयोजकता है इसलिए माइनस आ रहा। आप प्लस प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, मतलब एक संयोजकता वाला है ना। अगर +2 लिखा हो, प्लस ये लिखा हो, तो दो संयोजकता वाला क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से हमारे पास होता है ब्रोमाइड। क्या होता है? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड को लिखते हैं B और R, इसकी भी एक संयोजकता है, ये भी आता है माइनस, ठीक है ना। ब्रोमाइड भी आता है माइनस। फिर होता है आपके पास आयोडाइड। क्या होता है? आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड, आयोडाइड क्या होता है बच्चों? I, और इसको भी क्या होता है? माइनस से दर्शाते हैं। आयोडाइड को भी क्या करते हैं? माइनस से दर्शाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास आयन है प्लस माइनस वाले, जिनको हम दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, एक संयोजकता वाले। और क्या होते हैं बच्चों एक संयोजकता वाले? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ही उपयोग है रासायनिक सूत्र बनाने में, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र बनाने में इनका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे है हमारे पास, जैसे कि अमोनिया। अमोनियम, एक हमारे पास अमोनियम होता है, अमोनियम, ठीक है ना। तो अमोनियम क्या लिखते हैं बच्चों? NH4। अमोनियम होता है NH4, इसके ऊपर भी प्लस आ गया, ठीक है ना। तो अमोनियम भी एक संयोजकता वाला है, इसके ऊपर भी क्या है? प्लस आ गया, ठीक है ना। उसके बाद होता है बच्चों एक हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो हाइड्रो ऑक्साइड है कैसे लिखते हैं? कैपिटल O और कैपिटल H, इसके ऊपर आता है माइनस, तो ये भी एक संयोजकता वाला है, ये भी क्या है? एक संयोजकता वाला है, हाइड्रो ऑक्साइड, OH नेगेटिव। क्या होता है? OH नेगेटिव। एक हमारे पास होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। एक हमारे पास है नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट कैसे लिखते हैं?
NO3, NO3 लिखते हैं और इसके ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। ये भी एक संयोजकता वाला है नाइट्रेट, ये भी क्या है, एक संयोजकता वाला नाइट्रेट हो गया, तो इसके ऊपर आ गया हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है ना। एक होता है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, H कार्बोनेट CO3। तो HCO3 कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3, HCO3 से लिखते हैं और इसके ऊपर आता है माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट माइनस। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक संयोजकता वाले हमने किए, हमने प्लस वाले भी देखे, माइनस वाले भी देखे, सारे के सारे हमने एक संयोजकता वाले हमने इसमें देखे। ठीक है ना। सारे के सारे हमने क्या किया है, एक संयोजकता वाले हमने इस तरीके से देखे। तो मेरे ख्याल से आपको एक संयोजकता वाले समझ में आए होंगे। इनका मैं पहले बता रहा हूँ, काफी यूज होगा रासायनिक सूत्र बनाने में। ठीक है ना। तो ये एक संयोजकता वाले थे हमारे पास, क्या थे, ये हमारे पास एक संयोजकता वाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जिनकी दो संयोजकता होती है, दो संयोजकता वाले होते हैं, क्या होते हैं, दो संयोजकता वाले। ठीक है ना। तो एक हमारे पास है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता है Mg और इसके ऊपर आता है +2, यानी इसकी संयोजकता क्या है, +2 है। संयोजकता क्या है, +2 है मैग्नीशियम। फिर एक होता है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी कैसे लिखते हैं, Ca लिखते हैं और इसके ऊपर भी क्या आता है, +2 आता है। कैल्शियम के ऊपर भी +2 आता है, ये भी दो संयोजकता वाला होता है, इसके ऊपर भी +2 आता है, इसके ऊपर भी क्या आता है, +2 वाला आता है। इसी तरीके से हमारे पास एक जिंक होता है, जिंक, जिंक को लिखते हैं Zn और इसके ऊपर आता है +2, जिंक के ऊपर आता है +2, जिंक दो संयोजकता वाला है। एक है हमारे पास आयरन, ठीक है ना, आयरन, आयरन ये दो वाला है, आयरन दो वाला भी होता है, तीन वाला भी होता है, इसलिए हम आयरन को ब्रैकेट में 2 लिखते हैं और Fe+2 की बात करें, आयरन सेकंड, ये दो संयोजकता में भी आता है और तीन संयोजकता में भी आता है। ठीक है ना। तो ये दो संयोजकता वाले, और कौन से होते हैं दो संयोजकता वाले, उन्हें देखते हैं, चलिए। दो संयोजकता वाले का आपके पास ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड, ऑक्साइड होता है O और इसकी संयोजकता 2- है ना, इसको हम लिखते हैं 2- में, इसको लिखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड होता है बच्चों आपका S, क्या होता है S, इसकी संयोजकता भी 2-, संयोजकता इसकी भी 2- में आती है, सल्फाइड की भी। ठीक है ना। तो दो सब्जेक्ट वाले आपने मैग्नीशियम पढ़ा, पीछे कैल्शियम पढ़ा, ठीक है ना, आपने मैग्नीशियम पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, आपने जिंक किया, आयरन सेकंड किया, है ना, आयरन सेकंड किया, और एक कॉपर भी होता है, आई थिंक हमने कॉपर सेकंड में ही किया, तो कॉपर सेकंड है ना, कॉपर, कॉपर फर्स्ट भी हमने किया था। एक होता है कॉपर सेकंड, एक होता है कॉपर सेकंड, कॉपर सेकंड, कॉपर सेकंड Cu+2 है ना, एक होता है बच्चों कॉपर सेकंड Cu+2, ठीक है ना, ये +2 संयोजकता वाला है। सल्फाइड हमने क्या, ऑक्साइड किया। एक हमारे पास होता है कार्बोनेट, क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट होता है आपका CO3 और ऊपर आएगा 2- है ना, कार्बोनेट में आएगा 2-, CO3 2-, तो ये भी दो संयोजकता वाले हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और कौन से होते हैं दो संयोजकता वाले, देखिए, ठीक है, और दो संयोजकता वाले हैं आपके पास, एक सल्फाइड है ना, हमने हमने अभी सल्फाइड किया था, सल्फाइड किया था। एक होता है आपके पास दो संयोजकता वाला सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फाइड।
कंफ्यूज मत होएगा, अभी हमने जो किया था वो क्या था, सल्फाइड था। वो क्या था, सल्फाइड, IDE। अभी हमने किया था सल्फाइड S2 नेगेटिव। एक होता है सल्फाइट PHITE, वो क्या होता है SO3 2 नेगेटिव। और एक और दो संयोजकता वाला होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट भी दो संयोजकता वाला है, ये है SO4 2 नेगेटिव। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होएगा, अगर 8 आता है सल्फेट तो SO4, ठीक है, तीनों की संयोजकता 2 है, वो भी नेगेटिव में है ना, 2 है वो भी नेगेटिव में, 2 है तीनों की। सल्फेट आएगा लास्ट में 8 तो SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड आएगा IDE तो S2 नेगेटिव, और सल्फाइट आएगा ITE SO3 2 नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से ये इस तरीके से ये दो संयोजकता वाले हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, दो संयोजकता वाले। ठीक, इस तरीके से दो संयोजकता वाले हैं, ये दो संयोजकता वाले हमने कंप्लीट किए। अब हमारे पास तीन संयोजकता वाले हैं। तीन संयोजकता वाले क्या होते हैं उन्हें देखेंगे। इनकी तीन संयोजकता होती है ना, उनकी बात करेंगे। तो एक हमारे पास है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। एक है हमारे पास एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम होता है बच्चों Al और उसके ऊपर +3। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al और उसके ऊपर +3। तो एल्यूमिनियम आपका +3 वाला है। एक मैंने बात की थी आयरन 3 वाला, जो आयरन होगा, आयरन 3 वाला क्या होता है, आयरन और उसमें ऐसे 3 लगा होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो Fe+3 वाला है। क्या है, Fe+3 वाला आपके पास एक होता है आयरन। एक होता है बच्चों नाइट्राइड। क्या होता है, नाइट्राइड। नाइट्राइड NITRIDE, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड जो होता है N, नाइट्राइड क्या होता है बच्चों, नाइट्राइड होता है आपके पास N और ऊपर 3 नेगेटिव। नाइट्राइड क्या होता है, ऊपर 3 नेगेटिव, N ऊपर 3 नेगेटिव नाइट्राइड होता है। क्या होता है, नाइट्राइड N 3 नेगेटिव, NITRIDE, सॉरी नाइट्राइड मैंने बोला N3 नेगेटिव। नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव। एक हमने नाइट्रेट पढ़ा था, वो NO3 था 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव पढ़ा था नाइट्रेट, हमने नाइट्राइड। एक होता है बच्चों फॉस्फेट। क्या होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट ये भी 3 संयोजकता वाला है हमारे पास। फॉस्फेट 3 संयोजकता वाला है, PO4 और यहाँ पर 3 नेगेटिव। फॉस्फेट भी 3 संयोजकता वाला है, PO4 3 नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आएंगे सारे 1, 2 और 3 संयोजकता वाले आयनों के नाम और उनके संकेतों के साथ। ठीक है ना, आयनों के नाम और उनके संकेतों के साथ इस तरीके से है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया। अब होता क्या है हमारे पास, ये इस तरीके से है। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं तो संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी एक से ज्यादा संयोजकता है, जैसे कि हमने बात करी कॉपर की। हमने बात करी कॉपर 1 में भी दिखाता है और कॉपर 2 में भी दिखाता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में दर्शाएंगे। आयरन हमने कहा आयरन 2 में भी दिखाएगा और आयरन 3 में भी दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में दर्शाएंगे, है ना। तो मैंने बोला कि कोई तत्व अगर एक से ज्यादा संयोजकता में रहता है तो उनकी जो संयोजकता है ना, उनकी संयोजकता को हम रोमन संख्या में और ऐसे ब्रैकेट में हम दर्शाते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो मानव की बच्चों 2 भुजाएं, सभी को पता है मानव की क्या होती है, 2 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की 1 भुजा मानव की केवल 1 भुजा पकड़ सकती है ना भाई। मानव की क्या है, 2 भुजाएं हैं, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं हैं। ऑक्टोपस की क्या है, 8 भुजाएं हैं। तो क्या होता है कि आपके जो ऑक्टोपस है, यदि क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस की 1 भुजा मानव की 1 भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो हम किस तरीके से ऑक्टोपस की कुल, हम बोलेंगे भाई आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है।
अगर हमारे पास अब ऑक्टोपस को हमने सपोज बोला ओ है तथा मानव को हमने बोला एच से निरूपित किया, समझ आ रहा है ना। हम बात करें कि भाई मानव है, ह्यूमन, उसकी 2 भुजाएं हैं और ऑक्टोपस की क्या है 8 भुजाएं। ऑक्टोपस की क्या होती है 8 भुजा होती है। तो ऑक्टोपस की एक भुजा, ऑक्टोपस की जो एक भुजा मानव की एक भुजा पकड़ेगी, है ना, एक भुजा पकड़ेगी। यदि ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए। हमने बोला कि भाई ऑक्टोपस को मानव को इस तरीके से पकड़ा जाए कि उसकी जो आठों भुजाएं हैं उसके, है ना, आठों भुजाओं वो मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए। तो हमारे विचार में हमने बोला कि अगर ऑक्टोपस को हमने ओ माना और मानव को हमने एच से निरूपित किया, हमने बोला ऑक्टोपस को हम ओ से मान लेते हैं और मानव को हम किससे निरूपित कर लेते हैं, एच से निरूपित कर देते हैं, है ना, एच से निरूपित कर दिया हमने। तो इस तरीके से इस संयोजन के लिए हम क्या सूत्र लिखेंगे, तो हम बोलेंगे हम ऐसे बोल सकते हैं कि OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो 4 है ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, इस तरीके से OH4, है ना, OH4 हमने बोला O ऑक्टोपस को दर्शा रहा है और H किसको दर्शा रहा है, ह्यूमन को दर्शा रहा है। तो OH4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 4 है नीचे, 4 का मतलब क्या है, ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को पकड़े कि भाई ऑक्टोपस ने 4 मानवों को पकड़ा। भाई एक मानव के कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं और एक ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं। तो एक ऑक्टोपस को 4 ऑक्टोपस के 8 हाथ को ऑक्टोपस के 8 हाथ को एंगेज करने के लिए कितने मानव चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे ना। 4 दूनी 8, एक मानव के 2 हाथ है तो 4 मानव के 8 हाथ हो जाएंगे। तो ऑक्टोपस की 8 भुजाएं एंगेज हो जाएगी, है ना, ऑक्टोपस की क्या हो जाएंगी 8 भुजाएं एंगेज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये होता है। और हमने अभी जो मैंने आपको दर्शाया संयोजकता के बारे में जानकारी दी कि इस तरीके से हम रासायनिक सूत्र लिखने में ये हमको दर्शाते हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। जब हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हमें कुछ रसायन का क्या करना होता है, कुछ रसायनों का हमें पालन करना होता है कि भाई रासायनिक सूत्र लिखते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। रूल्स फॉर राइटिंग chemical formula. Rules for writing chemical formula. ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला लिखते समय हमें कुछ रूल्स का, कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहला नियम है कि आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होने चाहिए। पहला है क्या कि जो आयन की संयोजकता है ना, जो आयन है, आयन उसकी वैलेंसी, है ना, उसकी संयोजकता, आयन की संयोजकता यानी वैलेंसी और आवेश संतुलित होना चाहिए। जो चार्ज होगा आयन पे, चार्ज, है ना, वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना, बैलेंस होना चाहिए। आई बात समझ में, आयन की वैलेंसी और चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम रूल्स कर रहे थे फॉर नेमिंग केमिकल फॉर्मूला। हमने एक रूल समझा, आज समय का अभाव के कारण मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया, हमने आयन के बारे में बात की, हमने आयन से स्टार्ट की कि हमें सबसे पहले आयन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको आयन की जानकारी नहीं है, उनकी संयोजकता की जानकारी नहीं है, उनके संकेतों की जानकारी नहीं है, तो आप रासायनिक सूत्र लिखने में असमर्थ हैं, आप नहीं लिख सकते। तो पहले ये बातें हमने की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में होगा। फिर मैंने आपको दर्शाया कि किस तरीके से रासायनिक सूत्र का एग्जाम्पल दिया हल्का सा ऑक्टोपस वाला, किस तरीके से हम देख सकते हैं, है ना। और फिर मैं रूल्स आपको करवा रहा था जिसमें कि पहला रूल्स हमने कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम और रूल्स लेके आएंगे और रासायनिक सूत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।